नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ने का सही तरीका समझते हैं। इस तरीके को आप OSD कह सकते हैं, वन स्टेप डाउन। और इस तरीके के जरिए हम लोग करंट क्वेश्चंस को लेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि ये OSD टेक्निक है क्या, OSD फॉर्मूला है क्या। बिना ये अपनाए OSD वन स्टेप डाउन बिना अपनाए आप UPSC के क्वेश्चन कर नहीं सकते करंट अफेयर्स के। और आजकल UPPCS और अदर स्टेट PSCs की भी प्रवृत्ति यही होती जा रही है कि वो क्वेश्चंस को सतही तौर पर नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आपको OSD अपनाना ही पड़ेगा। तो चलिए ये सब चीज़ हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का एग्जाम्पल लेते हुए, जो आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसका एग्जाम्पल लेते हुए करेंगे। अपना पहला क्वेश्चन है, 25 वर्षों से भी ज़्यादा समय तक इंटरनेट की सेवा देने वाले निम्नलिखित में से किस वेब ब्राउज़र को हाल ही में बंद करने का निर्णय लिया गया है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर नहीं पता है तो एक अच्छा सा प्यारा सा इंटेलिजेंट गेस करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपकी तार्किकता का भी पता लग सके कि आप कितने तार्किक हैं। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने प्रसिद्ध वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने का ऐलान किया है। इस वेब ब्राउज़र की पेशकश विंडोज़ 95 के साथ की गई थी। इंटरनेट एक्सप्लोरर अगले वर्ष 2022 में 15 जून को रिटायर हो जाएगा। यहाँ पर वेब ब्राउज़र समझते हैं क्या होता है। उसके लिए आप ये इंटरनेट का पेज एक बार देखिए। ये देखिए, यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ पा रहे हैं। तो ये चीज़ जो आप पढ़ पा रहे हैं ना, ये आप वेब ब्राउज़र की वजह से पढ़ पा रहे हैं। मेरे में गूगल क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल है और उसी की वजह से मैं ये पढ़ पा रहा हूँ। अगर ये गूगल क्रोम ब्राउज़र हमारे में सिस्टम में इंस्टॉल ना होता तो ये कुछ इस तरह से दिखता। देखिए यहाँ पे इंस्पेक्ट दिया रहता है। अगर आप अपने माउस पे राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे तो आपको ये देखिए दिख जाएगा। अगर मेरे में वेब ब्राउज़र ना होता तो हमें नेट पे सब कुछ चीज़ें ऐसे दिखती, इस तरह से दिखती। ये जो कोड लिखे हुए हैं कोड दिखते, और कोड आम लोगों के समझ में आता नहीं। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए कि जिससे जो इंटरनेट पे चीज़ें लिखी हुई हैं, हम वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं। वेब ब्राउज़र, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा वेब ब्राउज़र क्या होता है। ये इंटरनेट पे पढ़ने में आपको सुविधा देता है, इसकी वजह से आप पेजेज को पढ़ पाते हैं। वेब ब्राउज़र के जरिए आप उसे ब्राउज कर पाते हैं। यहीं पे माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट अमेरिकन कंपनी है एक। इसके CEO इस समय सत्या हैं और फाउंडर इसके हैं बिल गेट्स हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें हम वन स्टेप डाउन गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकृति संरक्षण के पुरोधा सुंदरलाल बहुगुणा का हाल ही में निधन हो गया। उनका संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से था। टिहरी बांध विरोधी आंदोलन, एपिको आंदोलन, बिश्नोई मूवमेंट, या फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन। आइए OSD अप्लाई करते हैं और इन सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में जानते हैं। इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। नर्मदा नदी के ऊपर बन रहे सरदार सरोवर बांध को लेकर ये आंदोलन शुरू किया गया था, और इसमें मेन लीडर जो थे वो मेधा पाटकर थीं और बाबा आमटे थे। टिहरी बांध विरोधी परियोजना की अगर बात करें, आंदोलन की बात करें, तो ये 1990 के दशक में शुरू हुआ था। उत्तराखंड के टिहरी से इसकी शुरुआत हुई थी। ये टिहरी जो है भागीरथी नदी पर अवस्थित है, और इसके लीडर थे सुंदरलाल बहुगुणा। एपिको आंदोलन की अगर बात करें, 1983 में शुरुआत हुई थी इसकी। कर्नाटक के शिमोगा जिले से इसकी शुरुआत हुई, और लीडर इसके थे पांडुरंग हेगड़े। शुरुआती लीडर थे ये, बाद में ये जो आंदोलन था स्वतः आंदोलन हो गया था, बाद में कोई इसका लीडर नहीं था। बिश्नोई मूवमेंट की अगर बात करें तो ये 1700 ईस्वी के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी, राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र से, और इसकी लीडर जो थी अमृता देवी प्रमुख लीडर थी इसकी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टिहरी बांध परियोजना। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध टिहरी बांध परियोजना से है।
लेकिन अभी हम यहीं नहीं रुकेंगे। ओएसडी कहता है कि ये सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी आप हासिल कर लीजिए, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। तो ये जान लीजिए, इन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। एक दूसरा आंदोलन था, टिहरीवाद विरोधी आंदोलन के अतिरिक्त एक दूसरा था। चिपको आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की। इसके साथ साथ इनकी एक बुक है धरती की पुकार, और एक और इनकी इम्पोर्टेंट बुक है, उसे भी याद रखिए, इंडियन एनवायरनमेंट मिथ एंड रियलिटी। तो ये 2 किताबें हैं इनकी, ये किताबें आप याद रखिए। सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में अगर बात करें तो ये उत्तराखंड के थे। तो इतनी चीज़ें हो गई बेसिक सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में ओएसडी कहता है। और अगर बातें इनके बारे में थोड़ी बहुत जाने तो इन्हें पद्म विभूषण मिल चुका है और पद्म श्री भी ये पा चुके हैं। तो ये रहा आपका ओएसडी कैसे अप्लाई किया जाता है क्वेश्चनों पे। इस तरह से अगर आप करते हैं तो उन क्वेश्चनों को आप कर पाएंगे। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यूनिसेफ द्वारा चलाए जा रहे यंग वॉरियर्स आंदोलन में अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किस एजुकेशन बोर्ड ने शामिल होने को अपनी सहमति दी है? आंसर देख लेते हैं इसका। सीबीएसई बोर्ड ने यूनिसेफ की ओर से चलाए जा रहे यंग वॉरियर्स आंदोलन में शामिल होने को युवाओं का आह्वान किया है। सीबीएसई ने स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि इस आंदोलन में शामिल होने के लिए 10 से 30 साल के जो स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं उन्हें मोटिवेट किया जाए। इस आंदोलन का उद्देश्य कोविड-19 के विरुद्ध युवाओं को लामबंद करना है। तो ये तो हुई ऊपर की चीज़ें। यहीं पे आपको ये जानना पड़ेगा, ओएसडी कहता है कि यूनिसेफ के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो जान लेते हैं। यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी 1946 में हुई थी। यूनिसेफ है क्या? यूनिसेफ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, और ये संस्था जो है बच्चों के विकास और उनके संवर्धन से संबंधित है, उनके लिए काम करती है। ये यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है। तो ये हो गया 1 स्टेप डाउन जाने का मतलब। अब अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सीबीएसई। सीबीएसई ने यूनिसेफ द्वारा चलाए जा रहे यंग वॉरियर्स आंदोलन को अपने स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर करने के लिए सहमति जाहिर की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन के साथ उसमें आपके ऑप्शन दे देगा, 2 स्टेटमेंट दे देगा, और उसके बाद नीचे फिर ऑप्शन में पूछेगा कि इनमें से 1 सही है, 2 सही है, कौन सा गलत है, कौन सा नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना है। उसी के लिए आपको ओएसडी अपनाना है। बिना ओएसडी के ऐसे क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। एक्सप्लेनेशन में आते। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाने की घोषणा की थी। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के लिए एक कन्वेंशन है, उसे 22 मई 1992 में स्वीकार किया गया था। इसीलिए यूनाइटेड नेशन 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाता है। इस साल की थीम है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन हैज़ फॉर नेचर। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। लेकिन अभी यहाँ पे रुकिए और ओएसडी थोड़ी बहुत और अप्लाई कीजिए। यहाँ पे ये समझने की कोशिश कीजिए कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जितने भी आपके आसपास जीव जंतु हैं उनकी विभिन्नता कितनी है। किसी भी क्षेत्र में जीव जंतुओं की जितनी विभिन्नता है उसे ही हम बायोडाइवर्सिटी कहेंगे, लेवल कहेंगे। जिस भी क्षेत्र में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी उस क्षेत्र की प्रोडक्टिविटी वो क्षेत्र उतना ही अच्छा माना जाता है। बायोडाइवर्सिटी शब्द जो है सबसे पहले कॉइन किया था वाल्टर ने। ये आपको याद नाम रखना है कि बायोडाइवर्सिटी शब्द कॉइन किसने किया है। ये जो शब्द है ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, LOGICAL बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का ही छोटा रूप है। और इसे छोटा बनाया किसने? वाल्टर ने बनाया था इसे। यहीं पे ये भी जानिए नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी आपके चेन्नई में अवस्थित है। उम्मीद करता हूँ ओएसडी का मतलब आप समझ रहे होंगे
किस तरह से इसे अप्लाई करना है। क्वेश्चंस में हमें एक स्टेप नीचे जाना है। इससे आपके करंट तो तैयार ही होंगे, साथ साथ में आपका स्टैटिक पोर्शन भी तैयार होगा और जिस तरह के क्वेश्चन इस समय आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को आप आसानी से कर पाएंगे। आइए 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में ऑनलाइन बेड बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड ने अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ओएसडी अप्लाई करने का स्कोप नहीं है। इसमें आप झारखंड के बारे में, आपका आंसर झारखंड आया तो झारखंड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठी कर लीजिए मौके पे इस समय के लिए। ये देखिए ये झारखंड का मैप है और इस झारखंड के मैप में एक दो चीज़ आप देखिए। ये जो आपको दिखाया गया है भूरे भूरे कलर से, और जितना गाढ़ा होता जा रहा है ये भूरा वाला कलर, इसका मतलब वो उसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है उस स्थान की। जैसे यहाँ पे ज़्यादा भूरा दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ये पूरा एरिया जो है ये काफ़ी ऊंचाई में है झारखंड में। और जो हरे हरे इलाके देख रहे हैं इसका मतलब है ये नीचा इलाका है, यहाँ पे तल है, मैदान है। तो यहाँ की कैपिटल की बात करें तो रांची आप देख रहे होंगे एकदम ऊंचाई पे अवस्थित है बीचों बीच में। और यहाँ से एक नदी बहती है सुवर्ण रेखा, ये आप देख रहे हैं नदी, इसी के पास से, रांची के पास से नदी निकलती है और आगे चल के झारखंड और बंगाल के बीच में सीमा रेखा बनाती है। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो पोर्शन है, यहाँ पे आपका बंगाल है, ये झारखंड है, तो दोनों के बीच में सीमा रेखा बनाती है स्वर्ण रेखा, और आगे ये बह जाती है बंगाल की खाड़ी की तरफ। स्टेट फ्लावर की बात करें तो प्लास है। बर्ड की अगर यहाँ की बात करें तो कोयल है। और अगर यहाँ के पेड़ की बात करें तो साल यहाँ का राजकीय पेड़ है। यहाँ आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ से ये सीमा बना रही है, यहाँ पे यूपी है आपका, ये आपका बिहार है और ये आपका बंगाल है और यहाँ पे ये उड़ीसा है। तो ये रहा आपका झारखंड के विषय में कुछ जानकारी। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और याद रखिए, ये जो आपकी स्वर्ण रेखा नदी है यहीं पे रांची के पास में ही, रांची में ही हुंडरू जलप्रपात है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये हुंडरू जलप्रपात, आपके स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है जो कि रांची के पास में है। ये हुंडरू जो जलप्रपात है रांची के ही पास में अवस्थित है। तो ये रहा दोस्तों आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, और हमने ये समझा कि किस तरह से करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सिविल सर्विस उजाला। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।